विभाजन के समय दोनों तरफ ही लोगों में हिंसा वृत्ति फैली हुई थी, दोनों तरफ ही मारकाट हो रही थी। यह एक गलत नैरेटिव है। 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो हिंसा हुई, मारकाट हुई, वो वन साइडेड थी, यानी मुसलमानों के द्वारा हिंदू संघात, याद रहना है तो कन्वर्ट होना पड़ेगा, नहीं कन्वर्ट होगे तो मरना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के जाना। जुम्मे की नमाज के बाद जो मौलवी है वो नाम पढ़ता था कि कौन कौन लोग, कौन कौन हिंदू इस एक हफ्ते में कन्वर्ट होके मुसलमान। पाकिस्तान बनना शुरू हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 या 712 में जब, या 763 में जब उसने पहला हमला किया, तब से पाकिस्तान का निर्माण चालू हुआ। देखिए, इजराइल ने 2500 साल के बाद अपना देश रिक्लेम किया, जिसको बचाने के लिए वो आज भी लड़ रहे हैं। गांधी जी के बहुत भाषण सुने होंगे, पढ़े होंगे। गांधी जी के किसी भाषण में, किसी लेख में भारत माता की जय आया है क्या? माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू जी के सामने कुछ बिंदु रखे थे, शर्तें रखी थी कि ये आपको मानना होगा, तब आप प्रधानमंत्री बन पाएंगे। और जवाहरलाल जी ने वो सब शर्तें स्वीकार की। उन शर्तों में जो पहली शर्त थी वो ये थी कि भारत के विभाजन को स्वीकार करना होगा, यानी पाकिस्तान का निर्माण करना है। उन्होंने स्वीकार किया और 3 जून 1947 को विधिवत यह विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया जो ब्रिटिश सरकार ने दिया था। स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन उसके लिए बाकी चीजें जो चाहिए थी वो तो की नहीं गई। एक बड़ा भारी गलत नैरेटिव चलता है कि विभाजन के समय दोनों तरफ ही लोगों में हिंसा वृत्ति फैली हुई थी, दोनों तरफ ही मारकाट हो रही थी। यह एक गलत नैरेटिव है। 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो हिंसा हुई, मारकाट हुई, वो वन साइडेड थी, यानी मुसलमानों के द्वारा हिंदू संघात, हिंदू नरसंहार। और 15 अगस्त के बाद इधर पूर्वी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह इन क्षेत्रों में उसका बदला लिया। तो हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को की जो मारकाट हुई वो 15 अगस्त के बाद हुई। दूसरी बात, यह जो हिंसा का मामला चला था, यह कोई 15 अगस्त को नहीं चला, ये 16 अगस्त 1946 से आरंभ हुआ था, यानी 1 साल पहले से, 15 अगस्त के 1 साल पहले। और वो कोलकाता से शुरू हुआ था। कोलकाता की कई कहानियां हैं और फिर इधर तो चालू हो ही गया, उसकी कई कहानियां हैं, हजारों कहानियां हैं, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। लेकिन स्थिति क्या थी? 18 अगस्त 1947 को मैं कसूर की बात आपके सामने रखता हूँ। मैं उन दिनों कसूर में था, नहीं बच्चा था, छोटा था। कसूर में लाहौर से ट्रेन आई फिरोजपुर जाने के लिए। 15 अगस्त के 3 दिन बाद की बात बता रहा हूँ। 15 अगस्त तो हो चुका, उसके 3 दिन की बात। ट्रेन आई और जैसे ही कसूर स्टेशन पर रुकी, एकदम बहुत बड़ा मुसलमानों का, सशस्त्र मुसलमानों का
हजूम आया और उसने आकर वहाँ पर मारकाट शुरू किया ट्रेन में। उससे पहले ही उस दिन सुबह से ही कसूर शहर में मारकाट चालू हो चुकी थी। हम कसूर शहर में ही रहते थे, तो हम वहाँ से, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में थे, तो इसलिए हम रेलवे क्वार्टर में आ गए दोपहर को। लेकिन कसूर शहर में सुबह से मारकाट मच चुकी थी और उस मारकाट के कारण हिंदू भाग रहे थे और स्टेशन पर आ रहे थे कि स्टेशन पर जाएंगे, वहाँ से रेल से फिरोजपुर पहुँच जाएंगे। दुर्भाग्य है कि गाड़ी भी कोई नहीं आ रही थी स्टेशन से सुबह से, तो इसलिए रेलवे स्टेशन पर भी हजारों हिंदू इकट्ठे हो चुके हुए थे शाम तक। शाम को ये 4:30 बजे के आसपास ट्रेन आई लाहौर से और मुसलमानों के द्वारा वो आक्रमण शुरू। तो जो प्लेटफार्म पर हिंदू थे, जो दिन भर से शहर से भाग भाग कर इकट्ठे हुए थे, वो भी, और जो ट्रेन में थे वो भी। ये तो मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। ये मैं सब, जब, क्योंकि हम रेलवे क्वार्टर में थे उस समय, और रेलवे क्वार्टर की छत से मैं ये सब देख रहा था। और अनेकों ऐसी घटनाएं हैं, मैं उन ज़्यादा घटनाओं में जा नहीं सकता। लेकिन ये पुस्तक है विभाजनकालीन भारत के साक्षी। इसमें विभाजन के समय के 350 लोगों के साक्षात्कार हैं, उनकी आप बीती जगह जगह के हैं, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। अब उस समय की स्थिति क्या थी, ये मैंने कसूर की बात बताई आपको। मिंट उमरी में एक छोटी सी बच्ची 6 साल की, वो अपने घर के आगे खेल रही थी और थोड़ी देर में उसने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो उसका घर जल रहा है, घर को आग लगी हुई है। अब वो बेचारी क्या करे, लेकिन ना वहां कोई आग बुझाने वाला, ना बचाने वाला, ना कुछ, कोई नहीं। उस समय उसके घर के अंदर उसकी माँ थी, उसकी 2 बहनें थी, भाई था, सब जलकर सुहा। लोग थोड़े बहुत दाएं बाएं थे, उनकी भी स्थिति ऐसे ही थी। और भी कुछ घरों को आग लगी हुई थी, कोई कुछ एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकता था। शाम को थोड़ी देर बाद उसके पिताजी आए, वो कहीं सर्विस करते थे, वो आए, देखा तो आग लगी हुई है। अब क्या करें, वो उसी समय उनको अपनी वो बेटी दिखाई दी वहां पर खड़ी हुई। उस बेटी को उन्होंने उठाया और चल पड़े स्टेशन। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, घर तो स्वाहा, घर के अंदर जो है वो स्वाहा। चलो स्टेशन गए, तो स्टेशन पर भी खूब भीड़, क्योंकि अनेक घरों को आग लगी हुई थी और वो भी सब लोग भाग भाग कर स्टेशन पर आ रहे थे। स्टेशन पर आए तो गाड़ी एक जाने को तैयार थी फिरोजपुर के लिए। अब वो गाड़ी पर चलने लगे, चढ़ने की जगह नहीं, इतनी भीड़ थी गाड़ी के अंदर, चढ़ ही नहीं सकते थे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी उस बेटी को गाड़ी की खिड़की से जबरदस्ती अंदर धकेला, और अंदर शायद किसी ने पकड़ भी लिया उस बच्ची को, लेकिन वो खुद नहीं चढ़ पाए। वो गाड़ी चली वहां से, और रास्ते में रात को एक स्टेशन आया रुखा वाला, रात के 9 बजे के लगभग। वहां पर वो गाड़ी रोक ली गई, आसपास के गांवों के मुसलमान इकट्ठे होकर रोक ली उन्होंने, रोक कर उस पर हमला कर दिया और गाड़ी में चढ़कर सबको मारने लगे। अब यह जिस डिब्बे में थी उस डिब्बे में भी सब चढ़े, लोग चढ़े, और इसलिए किसी को छुरा, किसी का तलवार, जैसे भी वो तो हुआ ही। अब किसी ने इस बच्ची को, जो सीट थी, वो सीट के नीचे छुपा दिया, लेकिन वो भी मारे गए, ऊपर जो थे मारे गए, सब मारे गए, जो ऊपर नीचे सब मारे गए वहां पर। फिर उनको लगा, मारने वालों को, कह रहे कहीं ये जो सीटें हैं इनके नीचे ना कोई छिपा हुआ हो, रह गया, बच गया हो। तो उन दिनों जो सीटें होती थी वो सीधे ऐसे नहीं होती थी, वो अलग अलग फट्टियां होती थी, एक फट्टी फिर थोड़ा अंतर, फिर दूसरी फट्टी अंतर, ऐसे
थोड़ी थोड़ी जगह खाली होती थी। तो ऊपर से छुरे से वो दो पट्टियों के बीच में जो अंतर था, वहां से ऐसे छुरे मारने, कोई नीचे अगर बचा हुआ हो तो वो भी मार जाए। वो कुछ छुरे इस बच्ची को भी लगे, लेकिन बच्ची तो शायद पहले बेहोश हो चुकी थी, तो उसको तो पता ही नहीं लगा। उसके बाद उस बच्ची को कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके 2-3 महीने के बाद उस बच्ची ने अपने आप को दिल्ली के वेलिंगटन हॉस्पिटल में पाया। उस बच्ची का एक बड़ा भाई था, बाकी तो सब मारे गए। बड़ा भाई था, वो दिल्ली में सर्विस करता था। उसको तो ये पता लग गया कि वो ट्रेन से रास्ते में काटी गई है, सब मारे गए। और मेरे परिवार का कोई है ही नहीं, अकेला। लेकिन किसी ने उसको बताया, कोई बाकी तो तुम्हारे सारे मारे गए, लेकिन तुम्हारी वो एक बहन है ना, उसको मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा ये तो मुझे याद नहीं, मैंने देखा वो जीवित है। तब वो ढूंढने में लगा। वो ढूंढते ढूंढते कई जगह स्टेशनों पर गया, कई जगह हुआ, और आखिर में उसने हॉस्पिटल्स में जब जांच शुरू की तो वेलिंगटन हॉस्पिटल में उसने उसको। तो ये एक मैं घटना बता, ऐसी सैकड़ों बिल्कुल सैकड़ों, जी बिल्कुल सैकड़ों घटनाएं हैं। और जैसा कि सर अभी बता रहे हैं कुलदीप सर, ये बात इससे ये तो पता चलता है कि जिन लोगों की लाशें बिछी, जिन लोगों ने पीड़ा झेली, उन्होंने तो बंटवारा नहीं मांगा था। जिन्होंने मांगा था वो सत्ता में बैठे हुए लोग थे। क्या ये बंटवारा रुक सकता था? और किन की लाशों पर बनाई ये भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है? कृष्णन जी ने इस पर बहुत काम किया है और इन्होंने भी किताब का जिक्र भी किया है, जो कहानी भी सुनाई है। ऐसी अनेकों कहानियां इन्होंने संग्रहित की है। देखिए, दो बातें जो आपने कहा, पहले पीड़ा और उसके बाद पाठ तो मत बोलिए, इसको आगे ना हो इस प्रकार का। आपका मूल प्रश्न है कि क्या विभाजन रुक सकता था? इसका उत्तर है नेहरू नहीं कहीं दिया हुआ है। नेहरू ने एक जगह लिखा हुआ है कि विभाजन रुक सकता था, लेकिन उसके लिए हमें 20-25 साल शायद और जेलों में रहना पड़ता। और उम्र भगवान की दया से उतनी हो गई थी कि यदि 25 साल ना देश मतलब अंग्रेज जाते तो उम्र इतनी हो गई थी कि यदि 25 साल तक और लड़ना पड़ता तो जो लोग मुख्य भूमिका में थे उनकी उम्र भी 80 के आसपास पहुंच जाती। फिर सत्ता का कोई चांस किसी और को मिलती, मतलब ABC की वजह और आता। इसका जिक्र अम्बेडकर ने किया हुआ है। अम्बेडकर ने कहा कि मुझे लगता है कांग्रेस के लोग देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे, वो सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं कि हमें सत्ता दे दो, आपकी आइडियोलॉजी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और नेहरू ने इसका मतलब किसने किसका समर्थन किया, आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि यदि 20-25 साल और लड़ते तो शायद संघ विभाजन ना होता, लेकिन हमें जल्दी थी कि फिर तो यदि 80 साल हो गए तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दूसरी, कृष्णन जी एक बड़ी अच्छी बात कही है, कांग्रेस ने खुद प्रस्ताव पास किया था पाकिस्तान के समर्थन में, और यदि कांग्रेस ना समर्थन प्रस्ताव पास करती फिर शायद अंग्रेजों को विभाजन फिर हो सकता है। अंग्रेज 10-15 साल बाद जाते हैं, लेकिन फिर देश विभाजित ना होता। तो इन तीनों चारों घटना मतलब दीज आर फैक्ट्स, ये इस प्रकार की मतलब ये फैक्ट्स हैं जिसको हम तीनों चारों को इकट्ठा करें तो इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। और कांग्रेस ने ये क्यों किया, इसका उत्तर राममनोहर लोहिया ने दिया हुआ है। राममनोहर लोहिया की एक किताब है भारत विभाजन के दोषी कौन, वो शायद हिंदी में भी छपी है या अंग्रेजी में छपी है। ये आपके जो शिक्षा मंत्री थे ना पहले, मौलाना अबुल आजाद, उसने एक किताब लिखी थी हिंदुस्तान की जो पूरी लड़ाई को लेकर, इंडिया में फ्रीडम, कुछ ऐसा नाम था। उसने उसमें कह दिया था कि 30 पेज जो हैं ये मेरे मरने के 30 साल बाद छापे जाएं। तो उसको लगता था कि मेरे मरने के 30 साल बाद तब तक सरकारें बदल जाएंगी और फिर जो रेलिवेंट रहेंगे छाप लिए जाएंगे। तो पहला एडिशन छपा 30 पेज के बाद। फिर उसकी डेथ के 30 साल बाद जब किताब छपी तो अब्दुल कलाम आजाद जो भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने अपनी भूमिका बहुत बढ़ाकर दसी कि मैंने बहुत विरोध किया, विभाजन नहीं होना चाहिए, ऐसा किया, ऐसे किया। तो राममनोहर लोहिया ने फिर उस किताब को उत्तर में किताब लिखी थी भारत विभाजन के दोषी कौन। उसमें उसने जिक्र किया हुआ है कि जब कांग्रेस ने जो रेजोल्यूशन पास किया तो उसमें किसने क्या क्या कहा, जो उसने डिटेल दिया हुआ है। उसने कहा कि गांधी जी, जब नेहरू ने जो कहा
कि मोटे तौर पर जो डिसाइड हो गया है कि भारत का विभाजन होगा, और वो मोटे तौर पर डिसाइड कैसे हुआ, इसका जिक्र लॉर्ड माउंटबेटन ने किया हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत के वो गवर्नर जनरल जब वायसराय बन के आए, तो उसने एक जगह लिखा हुआ है कि मुझे 2-3 असाइनमेंट थी, क्योंकि नेहरू को पहले से जानते थे। पहली असाइनमेंट ये थी कि मुझे सबसे पहले जाकर नेहरू को मिलना है, और उसके बाद मुझे जिन्ना को मिलना है, और गांधी को मैंने सबसे लास्ट में मिलना है, क्योंकि उसको लगता था गांधी बाद हार्ड नट टू क्रैक, नेहरू को मैं काबू कर लूंगा। तो जब नेहरू से भी मिल लिए, बाकी सबसे मिल लिए, फिर गांधी को सबसे लास्ट में मिले। गांधी को शक पड़ गया कि मामला गड़बड़ हो चुका है। तो ये जो मीटिंग हुई जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया ने जिसका जिक्र किया हुआ है, वो लिखते हैं कि जब मीटिंग शुरू हुई तो नेहरू ने मोटे तौर पर बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और विभाजन का मोटे तौर पर तय हो गया है। कुछ और 2-3 नेताओं ने कहा, फिर वो कहते गांधी ने पूछा उनको कि ये आपने सब खुद ही कैसे कर लिया, मुझसे बात नहीं की, मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। उसने उत्तर दिया हुआ है कि महात्मा जी आप घूमते रहते, एक जगह तो बैठते नहीं, कभी नौखरी में, कभी कहीं, कभी आपको कहाँ संपर्क किया जाए। ये डिसीजन ऐसे होते हैं जो तुरंत लेने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें लगा राम लोहिया लिखता है कि गांधी को पता चल गया कि इन्होंने मामला सरेंडर कर दिया है। तब ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे ना, जो सीमांत गांधी जिसको कहा जाता है, तो सीमांत गांधी उठकर खड़े हुए, उसने कहा मैं विभाजन के विरोध करता हूँ, विभाजन नहीं होना चाहिए। तो जब नेहरू ने सारी कथा कहानी सुनाई, अब हो गया फलाना, तो सीमांत गांधी ने कहा कि आपने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है, आपने हमें भेड़ियों के आगे डाल दिया है। फिर उसने और सुझाव दिया कि यदि आपने मान ही लिया कि हिंदुस्तान को बांटना है, तो आप प्रपोजल 3 हिस्सों की दो, एक भारत, एक पाकिस्तान और एक हमारा पख्तूनस्तान, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। तो नेहरू ने खैर ये बात तो क्या माननी थी उसने, लेकिन एक कृष्णा जी आपके भी ध्यान में आया होगा, राम मनोहर लोहिया ने उसका जिक्र किया होगा, कहते हैं गांधी ने सुझाव दिया कि यदि आपने ये मान ही लिया है तो अंग्रेजों से एक बात करो कि आप पहले जहां से चले जाओ, हम आपस में डिवाइड करके भारत पाकिस्तान बना लेंगे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का जो भाई था, उन दिनों वो प्राइम मिनिस्टर था पख्तूनस्तान का, तो ये गांधी जी कैसे हो सकता है, हम आपस में कैसे बांट सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। उस पर राम मनोहर लोहिया ने क्या, वो कहते हैं कि गांधी बढ़िया था, तो उसको भी पता था कि हम नहीं बांट सकते, तो उसको लगता है कि एक बार अंग्रेज चले जाए, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा, लड़ते रहेंगे, जो भी मर दीन बढ़ेगा नहीं। लेकिन ये सारी जो इस प्रकार की कथा कहानी है, मोटे तौर पर जो कृष्णदास जी ने कहा विभाजन के लिए दोषी, मैं समझता हूँ यदि बहुत हार्ड शब्दावली ना भी प्रयोग की जाए, तो कुछ लोग जो सत्ता को प्राप्त करने की जल्दी में थे, उन्होंने सत्ता कर दिया। और एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही, जो लोग पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान नहीं चाहते थे, जो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं वो पाकिस्तान चाहते थे, क्योंकि कृष्णन जी का काफी इसमें काम है। ये 4 प्रांत जो पाकिस्तान में गए ना, एक अपना बलूचिस्तान, एक सिंध और एक पख्तूनस्तान और एक आधा पंजाब। तो 1940 में जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, पख्तूनस्तान में लगभग 98% मुसलमान थे और 2% बाकी बरादरी के लोग थे। तो इलेक्शन में 2 पार्टियां खड़ी थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। कांग्रेस मांग रही थी कि हिंदुस्तान को नहीं बांटेंगे, मुस्लिम लीग कह रही थी कि हिंदुस्तान को बांटेंगे। आप हैरान होंगे, कांग्रेस जीत गई थी, मुस्लिम लीग हार गई थी। तो जिस प्रांत में 98% मुसलमान थे वो कहते थे पाकिस्तान नहीं बढ़ना, और फिर आपका जो सिंध, तो सिंध में भी लगभग बराबर का मामला था, थोड़ा बहुत अंतर था। फिर ये पंजाब, इसमें हरियाणा के लोगों को खास रुचि रहेगी। सर छोटू राम जिन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी, 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस भी खड़ी थी, मुस्लिम लीग भी खड़ी थी, सर छोटू राम की यूनियनिस्ट पार्टी खड़ी थी, वो किसानों की पार्टी मानी जाती थी। तो आप हैरान होंगे कि यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस और अकाली अपने मुस्लिम लीग 2 सीटें बनी थी टोटल 1946 में। फिर जाकर इवन देन 1946 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग गवर्नमेंट नहीं बना सकी, कांग्रेस और अकाली पार्टी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। तो जब मैं इसलिए केवल कह रहा हूँ कि बलोचिस्तान का जो राजा था ना, क्या नाम, कलात स्टेट थी बलोचिस्तान जिसको कहते हैं, वो प्रैक्टिकली कलात स्टेट थी। तो उसका जो नवाब था
वो बड़ा मार्च 1947 के बाद भी कहता रहा कि मैं हिंदुस्तान में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन नेहरू ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो पाकिस्तान में शामिल हुआ था। जब इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया तब उसके पास खैर चारे कोई नहीं था, फिर तो पाकिस्तान में जाता रहा जाता है। जी मैं इसलिए सारी कहानी सुना रहा हूँ कि भाई जो लोग पाकिस्तान चाहते थे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया कह लीजिए, वो जो लोग चाहते थे वो हिंदुस्तान में रहे, और जो ब्राह्मण्स नहीं चाहते थे वो पाकिस्तान में गए। ये आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है कि जो चाहते थे वो अंदर रहें, जो नहीं चाहते थे वो बाहर जिन्होंने रहें। वोट दिया वो गए ही नहीं, और जो नहीं जाना चाहते थे और वहां से नहीं आना चाहते थे उन्हें जबरन भेजा गया। और इसी बात पे मैं, क्योंकि राजीव जी का परिवार भी जो है विभाजन की विभीषिका झेल कर आया हुआ है, वो भी नहीं चाहते थे। राजीव जी, आपने पूरी कहानियां सुनी है, सब कुछ देखा है, कई ऐसे परिवारों के साथ आप लगातार बचपन से ही संपर्क में रहे। विभाजन की वो विभीषिका झेलते हुए जब यहाँ पर आए अपना सब कुछ छोड़कर, पाकिस्तान से जितने हिंदू हैं, भारत में आकर उनकी स्थिति क्या थी और भारत में उन्हें बसने में कितना समय लगा, और क्या वो अपने इस बंटवारे के दर्द को कभी भूल पाए? धन्यवाद तृप्ति जी। मेरे लिए एक संकट है, मैं ऐसे दो लोगों के साथ इस पैनल में हूँ जो अपने अपने क्षेत्र के एकदम प्रकांड पंडित हैं। मैंने अगर इन दोनों लोगों ने पिछले 70-75 साल विचारधारा, जिस विचारधारा ने शासन किया उसके साथ अलाइन कर लिया होता तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण शायद मिल गए होते। नहीं किया, इस कारण से ये मेरा संकट है। अच्छा, मैं पहले दूसरे ढंग से शुरू करता हूँ इसको, अपनी बात को। आप सब जो लोग श्रोता हैं, आप में से किसने किसने विभाजन के बारे में कुछ पढ़ा है? 15 अगस्त 1947 से पहले भी एक देश, अपना जो देश था उसका स्वरूप कुछ अलग था, बड़ा था, छोटा था, क्या था वो अलग बात है, परंतु उसके बारे में पढ़ा है या जानकारी लेने की कोशिश की है कि कितना बड़ा था? एक बार स्टूडेंट्स है तो पूछ भी सकता हूँ, तो हाथ भी खड़ा कर सकते हैं जिसने जिसने ये जानने की, समझने की कोशिश की हो। जैसे अभी 4 प्रांतों के नाम बताए, ये बताए जो यहाँ से लगभग 300, 400, 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, जिसको पख्तूनिस्तान कहते हैं। बलोचिस्तान, अभी ये धुरंधर देखी ना पिक्चर, उसमें वो उजियार बलोच और वो है ना, वो बलूचिस्तान की लड़ाई चल रही है अभी, देखिए, रहमान बलोच, रहमान डकैत और वो उजियार बलोच, तो वो बलूचिस्तान एक जगह है। सिंधी तो हमारे अड़ोस पड़ोस में अभी भी कहीं कुछ लोग आइडेंटिफाई कर सकते होंगे कि ये सिंध के लोग हैं, सिंध भी जानते हैं, पंजाब जानते ही है। ये जो हरियाणा है, हिमाचल है, ये भी उसी पंजाब का हिस्सा था जिसका विभाजन हुआ और बाद में हरियाणा अलग बना, हिमाचल बना, पंजाब बना, ये सब। ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि कहां थे, कहां से कहां पहुंच गए, ये पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक पूर्वी पाकिस्तान था, मालूम है? पूर्वी पाकिस्तान आपको किसको किसको मालूम है? पूर्वी पाकिस्तान। अच्छा, बांग्लादेश मालूम है? मालूम है ना बांग्लादेश? तो वो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 में बांग्लादेश बना। तो उसमें भी कुछ प्रांत थे, उसमें ढाका है, ढाका का नाम सुना, कैपिटल है, तो वो ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है, वहां बहुत बड़ा मंदिर है। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, कोई है हमारे में से वैष्णो देवी के दर्शन के? वैष्णो देवी, ज्वाला जी, नैना देवी, तो ऐसे ही ढाकेश्वरी देवी का मंदिर भी है। तो हम भी जब पंजाब की विभाजन की, भारत के विभाजन की बात करते हैं, तो हम ये इधर वाले 4 प्रांतों की तो चर्चा करते हैं, उधर वाले की नहीं करते, जो ईस्ट पाकिस्तान के। उसको दिल्ली में कभी आप आओगे तो एक EPDP कॉलोनी, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो जो ईस्ट पाकिस्तान से जो डिस्प्लेस होकर के आए थे लोग, वो उस कॉलोनी में रहते हैं। जैसे जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, उसमें भी सारे पाकिस्तान के रिफ्यूजी रहते हैं। मैं थोड़ा आपका कनेक्ट बना रहा हूँ कि आप मतलब इधर से जो ज्ञान की गंगा बह रही है उसको आप ठीक से
उसको उसमें से अपना लोटा भरता हुआ होगा। एक पिक्चर देखी भाग मिल्खा भाग, किसने किसने देखी? राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट की थी पिक्चर भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग में भी पार्टीशन दिखाया था, उसमें घटना दिखाई है कि वो मिल्खा सिंह का के जो फादर है वो उसको कहते हैं भाग मिल्खा भाग, तो वहीं से वो भागने वाला उसका जो प्रोसेस है वो गांव में एक टोया खालसा करके जगह है लाहौर के पास। ये नाम सुना किसी ने? सुना किसी ने? मैं बता रहा हूं, आप ये नोट कर लो, ये आप गूगल करोगे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। और एक किताब के बारे में ये बताया विभाजनकालीन भारत के साक्षी। मैं एक दो किताबों के नाम आपको और बताता हूं, ठीक है। एक किताब का नाम है नाउ इट कैन बी टोल्ड। एक ऑथर का नाम लिखो आप, क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हो, अपने कोर्स मटेरियल के अलावा भी कुछ आपको पढ़ना चाहिए, जिससे देश का इतिहास, देश की संस्कृति, इन सब बातों के बारे में आपको पता चले। और आपको उसमें से ये जो अभी कुछ फॉल्ट लाइन्स दिखाई देती है वो फॉल्ट लाइन्स भी समझ में आए। एक आप नाम लिखो अपने पास, सरदार गुरचरण सिंह तालिब। इन्होंने एक किताब लिखी है, वो एसजीपीसी ने, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो किताब लिखवाई थी। इन्होंने वो किताब लिखी है, उसमें उस समय में गुरुद्वारों पे और मंदिरों पे जो मुसलमानों के हमले हुए 47 के पीरियड से पहले से, केवल 47 में नहीं, उससे थोड़ा पहले से, उन्होंने उसको लिस्ट किया, जॉट डाउन किया, कलेक्शन किया। जैसे ये इंटरव्यूज का कलेक्शन है, वैसे उसमें कलेक्शन है कि कहां कितना कितना क्या क्या कैसे कैसे हुआ। हम कुछ बातें ना बहुत जल्दी भूलने का प्रयास करते हैं, भूल जाते हैं। 1929 में मेरे दादाजी दिल्ली में नौकरी करते थे, रेलवे की नौकरी करते थे। एक स्टेशन है दयाबस्ती, उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। वहां से जो पुराने लोग हैं, आप अपने घर में जो सरकारी नौकरी करते हो उनसे पूछना, कैश में तनख्वाह आया करती थी उन दिनों में, बैंक खाते में नहीं आती थी। और बैंक थे भी नहीं, पोस्ट ऑफिस थे, पोस्ट ऑफिस में जाके पैसे जमा कराने पड़ते थे। तो ओल्ड दिल्ली जीपीओ है एक, वहां से दयाबस्ती के रेलवे स्टेशन से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर होगा। वो वहां पे लाइन में लग के अपनी तनख्वाह जमा करा रहे थे अपने अकाउंट में। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, आपको मजा आएगा इस कहानी, और पता लगेगा कि समाज की स्थिति क्या है। तो जमा करा रहे थे अपने खाते में पैसे। पीछे एक आदमी बाबू खड़ा था, बोला बाबू जी पैसे क्यों जमा करा रहे हो अकाउंट में? अंग्रेज कनॉट प्लेस बना रहे हैं। कनॉट प्लेस का नाम सुना? सबने सुना ना कनॉट प्लेस का नाम? अभी तो कनॉट प्लेस हिसार भी देखा मैंने रास्ते में। अभी दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है, सेंटर ऑफ द सिटी है। अंग्रेज कनॉट प्लेस बना रहे हैं, 25 पैसे गज जमीन दे रहे हैं। कितने की जमीन दे रहे हैं? 25 पैसे गज जमीन ले लो, क्यों पैसे खाते में जमा करा रहे? तो उन्होंने उनको कहा, हम ना पंजाब में रावी के किनारे रहते हैं, रावी के कंढे, हम पंजाब में रावी के किनारे रहते हैं, वो छोड़ करके यहाँ दिल्ली में सड़ने कौन आएगा? कब की बात है? 1929 की। देश का विभाजन कब हुआ? 1947 में। कितने सालों में सब छोड़कर आना पड़ा? 18 सालों। एक वो एक कश्मीर फाइल्स मूवी देखी आपने किसी ने? कुछ ने देखी होगी। एक रलिब गलिब या चलिब, ये शब्द सुना है किसी ने? रलिब गलिब चलिब, आप किसी कश्मीरी को जानते हो उससे पूछना। तो ये जब 1989-1990 में कश्मीर में ये सारा पलायन शुरू हुआ, उस समय ये 3 बातें बोली जाती थी। तो याद रहना है तो कन्वर्ट होना पड़ेगा, नहीं कन्वर्ट होगे तो मरना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के जाना। तो ये पहली बार, ये बिल्कुल मतलब शब्द ये नहीं हो गए क्योंकि भाषा ये नहीं थी। यही बातें जब 1900 शायद 25, 26, 27 से भी ये शुरू हो गया। कहां शुरू हो गया? ये जो 31 के बाद को तो डॉक्यूमेंटेड है। आप अगर संपूर्ण गांधी मार्ग में पढ़ोगे,
उसमें गांधी जी 1927 की एक घटना लिखते हैं। उस घटना में वो लिखते हैं कि वो पेशावर के पास में जो है, पेशावर के पास हर शुक्रवार को कुछ दंगे होते थे। तो गांधी जी के पास वहां से हिंदू होते हुए आए कि जी वहां दंगे होते हैं, मुसलमान हमें मारते हैं, क्या करें? उन्होंने कहा अच्छा मैं आके देखता हूँ वहां पे तुमने क्या करता था, तुम्हें फिर बताता। तो वो वहां गए देखने के लिए, और ये अली ब्रदर्स में से एक को, मोहम्मद अली को शायद वो साथ ले कि तुम मेरे साथ चलो। वहां पर गए वो, तो क्यों होते थे? तो उस पूरे सप्ताह में जुम्मे की नमाज के बाद जो मौलवी है वो नाम पढ़ता था कि कौन कौन लोग, कौन कौन हिंदू इस एक हफ्ते में कन्वर्ट होकर मुसलमान हो। उस पे रिएक्ट करते थे, तो रिएक्ट करते थे तो मार पड़ती थी, मार पड़ती थी। तो फिर अगले 6 दिन में कुछ लोग कन्वर्ट हो जाते थे, फिर 7वें दिन उनके नाम लिए जाते थे। तो ये गांधी जी गए वहां पे, उन्होंने वहां पे जाके इसको बोला मोहम्मद अली को, भाई तुम इनसे बात करो कि ये काम कन्वर्जन वाला नहीं होना चाहिए, और ये मार पिटाई वाला। बोले कन्वर्जन तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम क्यों नहीं करेंगे? तो ये तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब हिंदुस्तान पे पहला हमला किया, पाकिस्तान का निर्माण उस दिन से शुरू हुआ। ऐसा बहुत सालों तक, कम से कम भुट्टो के राज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ये पाकिस्तान 1947 में नहीं बना, पाकिस्तान बनना शुरू हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 या 712 में जब, या 763 में जब उसने पहला हमला किया, तब से पाकिस्तान का निर्माण चालू हुआ। क्या ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ पुस्तकों के रेफरेंस दिए हैं, वो रेफरेंसेस आपको लगे कि आप वो किताबें पढ़ सकते हैं। तो समाज की स्थिति क्या थी कि आज भी अपना समाज जो है वो, अब 75 साल हो गए 1947 को बीते हुए, 75-76 साल हो गए। तो अब की जो तीसरी पीढ़ी है, वो मेरे जैसा परिवार भी है जो वहां से उजड़ के यहाँ पर आए। तो हमारे परिवारों में भी वो बहुत कम पता है। जिसमें कॉलोनी में रहता हूँ वो सारी कॉलोनी रिफ्यूजियों की कॉलोनी है, उस कॉलोनी की आज की पीढ़ी को नहीं पता। इसीलिए शायद ये सेशन यहाँ पे आज रखा है कि आपको इसकी जानकारी मिले, आप इसके बारे में कम से कम आगे ये नहीं हो। वैसे तो दोनों जर्मनी एक हो सकते हैं, तो दोनों देश भी एक हो सकते हैं, कोई इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा उसमें कोई मतलब, देयर इज नथिंग कॉल्ड सेटल्ड फैक्ट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में कुछ भी एक सेटल्ड फैक्ट नहीं होता, हो सकता है वापस हो सकता है। कैसे होगा पता तो लगे कि हम थे वहां पर एक पहले। पाकिस्तान में भी एक ऐसा वर्ग लोगों का खड़ा होना शुरू हुआ है जो इस्लाम से पहले की अपनी हिस्ट्री ट्रेस करना चाहता है, जो भगत सिंह को अपना आइडियल मानना चाहता है। वो जिन्ना को अपना आइडियल नहीं मानता, वो भगत सिंह को अपना आइडियल बनाना चाहता है। वो चाहता है कि भाई भगत सिंह ने जो किया, भगत सिंह ने जो बलिदान दिया अपना, वो हमारी आजादी के लिए भी दिया, वो ऐसा मानता है। एक वर्ग वहां भी खड़ा हुआ है। हमें पता होना जरूरी है। हमें पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी हमारी हो रही है इसको ठीक करने। तो अभी समाज की क्या हालत है? समाज की हालत तो लगभग अभी भी वैसी की वैसी है। इन परिस्थितियों में विभाजन हुआ तो वो एक मानसिकता के कारण से विभाजन हुआ, वो मानसिकता अभी भी है। जम्मू कश्मीर में भी दिखती है, केरल के पार्ट्स में भी दिखती है, मुर्शिदाबाद और ये जो सारा जो सीमांचल का, बिहार का और बांग्लादेश का जो बंगाल के साथ लगता हुआ का पूरा लगभग सा हिस्सा, उन सब में भी वो मानसिकता दिखती है। आप पढ़ते होंगे रोज अखबारों में, अभी भी 2 दिन पहले की भी घटना है, जजेस कोई 7 जजेस कोई क्या है, तो ये सब आप पढ़ रहे हो। वहां से आए जितने बड़े जमींदार थे पंजाब के, वो लगभग सारे हिंदू थे। नीचे जो काम करने वाली लेबर थी, या नीचे काम करने वाले जो खेत में भी काम करने वाले जो लोग थे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, तो आपको कुछ फैक्ट्स पता है। लाहौर उस समय बहुत बड़ा एजुकेशन का और बैंकिंग का, फाइनेंस का, न्यूज के हिसाब से, जैसे नोएडा है ना अभी आज की डेट में, दिल्ली में सेक्टर 15 नोएडा, जिसमें सारी फिल्म सिटी है और जहां सारे बड़े चैनल और अखबार चलते हैं, वैसा लाहौर में 3 स्टॉक एक्सचेंज थे, या पंजाब में ऐसा कहें तो 3 स्टॉक एक्सचेंज थे। उन 3 स्टॉक एक्सचेंजेस में जितने भी सारे मेंबर्स थे, केवल 2 या 3 मेंबर मुसलमान थे, बाकी सब हिंदू थे।
15 या 17 इंश्योरेंस कंपनियां चलती थी, वो सारी इंश्योरेंस कंपनियों के मालिक जो थे वो हिंदू थे। बैंक चलते थे, ये पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब बैंक, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक, बड़े सारे बैंक थे, कोई 18-19 बैंक थे, वो सारे के सारे हिंदू चलाते थे। अखबारें निकलती थी, और कितनी अखबारें निकलती थी, मंथली कितनी निकलती थी, तो मंथली मेरे ख्याल में शायद 38 या 39 मंथली निकलते थे, ऐसे पाक्षिक निकलते थे, डेली अखबारें निकलती थी, लंबा नंबर था, बड़ा नंबर था, सारे के सारे मालिक हिंदू थे सब। और सबको ये लगता था कि पार्टीशन होगा तो लाहौर तो कम से कम जो है वो हिंदुस्तान में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी, जो लाहौर शहर की जो पॉपुलेशन थी वो 51-52% हिंदुओं की थी, 48% हिंदू और सिखों की थी, 48% या 47% जो है वो मुसलमानों की थी। केवल एक गलती हुई, वो गलती ये हुई कि लाहौर का एक मेयर मुसलमान बना, उसने जो लाहौर के आसपास की बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी थी, वो ग्रामीण आबादी उसमें इंक्लूड कर दी लाहौर में। उसके कारण से ये डेमोग्राफी चेंज हो गई। डेमोग्राफी चेंज होने के बाद जब वोट हुआ, वोट होने के बाद लाहौर भी पाकिस्तान में चला गया। ऐसी तो कितनी वेल्थ थी, तो जितनी अभी वेल्थ आपको दिखती होगी हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, सब जगह में हिंदुओं के पास, उससे ज्यादा थी। अभी कुछ लोगों ने फेसबुक पे कुछ चैनल्स शुरू किए हैं, एक केशु फिल्म करके देखा होगा आपने, वो यहीं का, आप हरियाणा का ही लड़का है, आपका हासी का लड़का है। तो उसने वो लोग ढूंढने शुरू किए हैं जो लोग पार्टीशन के समय में आए थे। वो पार्टीशन के समय में आए हुए लोगों की वीडियोस लेता है, इंटरव्यूज लेता है, और वो अपने चैनल्स पे डाल रहा है। आप जाओ, देखो, सुनो, और उनको सुनकर के आपको समझ में आएगा कितनी समृद्धि थी उनके गाँव। ऐसे ही कुछ मैंने वहां पर जाकर के, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे वीडियो ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने भी कुछ शुरू किया है। वो वहां की हिंदू हवेलियों, जो हिंदू बड़े बड़े मकान थे, बस कॉलोनियां थी, सर्राफा बाजार थे, बजाजी के बाजार थे, हाँ, वहां पर भी ऐसे लड़के हैं, वो उसके वीडियोस डाल रहे हैं कि कितनी बड़ी हवेलियां, जो हवेलियां आज से 70 साल, 75 साल, 100 साल पहले बनी थी, वो आज भी वैसी खड़ी है। वैसे गुरुद्वारे बड़े बड़े खड़े हैं, वैसे बड़े बड़े मंदिर खड़े हैं, लोग रह रहे हैं, कहीं जानवर बने हुए हैं, कहीं। तो क्या है, जब 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 अपना संस्कार भूल जाते हैं तो वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। समाज के साथ अपना जो एकत्व का भाव है, जब वो खत्म हो जाता है, जब इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कि तूने पड़ोसियों से क्या लेना है, तू अपना पढ़ाई लिखाई कर, बड़ा आदमी बन, कलेक्टर बन, बड़ा बिजनेस कर, IT की बढ़िया नौकरी कर, तेरे को पड़ोसियों से क्या लेना। तो वो जब समाज के साथ हम अपना कनेक्ट छोड़ देते हैं, सोसाइटी के साथ अपना कनेक्ट छोड़ देते हैं, सोसाइटी एज एन सोसाइटी खड़ा होना खत्म कर देती है, बंद कर देती है। आप ये पुस्तक पढ़ोगे, इसमें 350 से ज्यादा, 4 खंडों में है ये, इसके 4 वॉल्यूम्स, 4 वॉल्यूम है इसके। 350-400 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू है, 30 साल की 35 साल की मेहनत है इसको इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने में। पता नहीं वो लोग कहां कहां जाकर के रह रहे हैं, वहां जाकर के उनकी इंटरव्यूज लिए, रिकॉर्ड करें। देश का इतिहास पता होना बहुत जरूरी है, अपना इतिहास पता होना बहुत जरूरी है। अब भाग मिल्खा भाग पिक्चर के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, जब वहां से पार्टीशन के बाद लाल किले के पीछे आकर के दिल्ली में वहां पर लोगों ने रहना शुरू किया। आप वो, मेरी राकेश ओम प्रकाश मेहरा से उन दिनों में बात हुई, जिसने उसने RSS के लोगों को भी दिखाया वो कैसे रिहेबिलिटेशन में उनकी मदद कर रहे थे। प्रश्न भी आपका उसी के संबंध में था, वापस आए तो क्या हुआ, वहां से जब यहाँ आए तो क्या हुआ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुमने RSS के लोगों को क्यों दिखाया इसमें, वो दिल्ली का ही रहने वाला है, करोड़ीमल कॉलेज से पढ़ा हुआ है, अभी दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें भी वो डायरेक्टर थे, फेस्टिवल डायरेक्टर थे। तो बोला जी मैंने अमूमन जितने लोगों से बात की, उन सब लोगों की बात में कहीं ना कहीं RSS का नाम आया कि हमें उनको रिहेबिलिटेट करने में, हमें वहां से निकाल करके लाने में, वहां से बचा करके लाने में उन्होंने हमारी मदद की। मगर वो कभी पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा कभी आया ही नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। वहां के पंजाब के जो लोग थे, वो मतलब उस हिस्से के जो लोग थे, वो हरिद्वार जैसी जगह में पंजाब सिंध क्षेत्र करके एक बड़ी धर्मशाला चलाते। वो धर्मशाला आज भी है पंजाब सिंध क्षेत्र की, सब स्थानों पर है। आप इधर जाओगे, अपना ऋषिकेश जाओगे, ऊपर उत्तरकाशी जाओगे, ऐसे बहुत स्थानों पर पंजाब सिंध क्षेत्र की धर्मशाला है। तो वहां से जब ये हिंदू आए तो कुछ लोगों को वहां पर आकर के बसाया गया,
उस पंजाब, वो कुछ वहां रह रहे थे टेम्परेरी वहां पे। तो वहां नेहरू जी अपनी बेटी के साथ में वहां पर इन लोगों से मिलने के लिए गए। पहले तो वो तैयार ही नहीं थे मिलने के लिए। नेहरू जी का नॉन स्टेटमेंट है कि ये जितने लोग वहां से आए हैं मैं इनको दिल्ली एनसीआर में नहीं बसने दूंगा, दिल्ली एनसीआर से बाद में बाहर बसने दूंगा, बाहर बसाएंगे इनको। यहां से जो लोग गए थे उन्होंने वहां हिंदुओं की प्रॉपर्टियों पे, या वहां जो मुसलमान बचे थे उन्होंने हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। वहां से जब लोग यहाँ आकर के मुसलमानों की प्रॉपर्टी में रहने लगे तो अगस्त के महीने में उनको खूब ठंड पड़ती थी, बारिश थी। 15 अगस्त 1947 को भी बारिश हो रही थी। और उसके बाद तो एकदम ठंड के महीने चालू हो जाते दिल्ली में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक। तो उन सब लोगों को जिन्होंने मुस्लिम प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई करी थी उनको वहां से बाहर निकाल करके सड़कों में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वो मेहरचंद खन्ना और वो सब जो बाकी सब लोग थे उन्होंने उनका रिहेबिलिटेशन का काम चालू किया। वो एक अलग, आप पढ़ोगे तो वो भी आपको सारी बातें पता चलेगी। तो जब ये नेहरू जी अपनी बेटी के साथ उस जगह पर गए, अन्य क्षेत्र में, अपना ये पंजाब सिंध क्षेत्र की जो धर्मशाला थी वहां जब ये गए तो किसी ने उनकी बेटी को हाथ लगा दिया, टच कर दिया, और नेहरू जी को खूब गुस्सा आ गया और वो मारने को तैयार हो गए उसको। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जिन्होंने जाकर लेने जाने का और इस सब का उठा लिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपकी बेटी को केवल हाथ लगाया है और आप मेरे को मारने के लिए उतारू हो गए हो। मेरा आधा परिवार खत्म हो गया और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनकी बहुत सारे लोगों की बहन, बेटियां, माएं वहां उनके बलात्कार कर दिए गए, उनके कत्ल कर दिए गए, उनको रख दिया गया घर पे और जबरन, और वो सब हुआ और आप हमें कह रहे हो कि ये सब भूल जाओ। तो उनके साथ क्या हुआ, जो लोग आए तो वहां से यहाँ आने के बाद भी यहाँ के लोगों ने, मतलब यहाँ उस समय कांग्रेस जो थी वो एक फोरम था, एक पार्टी नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी तो बाद के दिनों में 45, 46, 47, 48 में वो पॉलिटिकल पार्टी बनी। उससे पहले कांग्रेस एक फोरम था जिसपे सब लोग काम करते थे और कांग्रेस जो है वो एक हिंदू पार्टी मानी जाती है। उन्होंने भी कोई बहुत अच्छा व्यवहार वहां से लोगों के आने के बाद, जो लोग वहां से आए, रिहेबिलिटेशन जो हुआ वो बहुत संकट के बाद साथ हुआ। वहां से जो बिल्कुल उजड़ के आए हुए हैं उनको भी एक वो 27 गज का मकान खरीदने के लिए भी 500 रुपए, 700 रुपए, बहुत बड़ी बात होती थी 500 रुपए, वो उनको भरने पड़े। कुछ को क्लेम में मिले, जिनको क्लेम में नहीं मिल पाए, जिनके क्लेम ठीक से सेटल नहीं हो पाए, उनको शायद को कुछ को पैसा भी देना पड़ा उसमें। परंतु जो कष्ट की बात है, जो पीड़ा की बात है, वो पीड़ा की बात यह है कि उससे समाज ने कोई बहुत बड़ा सबक सीखा हो ऐसा नहीं दिखता। हमने उन बातों को करना ही बंद कर दिया कि हम वो बात करेंगे तो आपस में फ्रिक्शन होगा, आपस में जो है वो झगड़े होंगे, आपसी विद्वेष होगा, एनिमोसिटी होगी आपस में। तो संकट की बात यह है कि हमने वो करना बंद कर दिया, बात करनी बंद कर दी। जो पाठ वहां से लेना था वो पाठ भी थोड़ा जितना लेना चाहिए था, जितना याद करना चाहिए था। देखिए, इजराइल ने 2500 साल के बाद अपना देश रिक्लेम किया, जिसको बचाने के लिए वो आज भी लड़ रहा है। कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी, मगर जब भी दो ज्यूज आपस में मिलते थे, नेक्स्ट टाइम इन जेरूसलम बात करते थे। पार्टिंग डायलॉग होता था, नेक्स्ट टाइम इन जेरूसलम। हमने सिंध, लाहौर, रावलपिंडी, इवन करतारपुर साहब, सच्चा सौदा, और आगे चले जाओ, मिंट गुमरी, शेखपुरा, ओकारा, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, हम सब भूल गए। सिंध पूरा का पूरा भूल गए। आपको पता है जितने जो चारों वेद लिखे हुए हैं उन वेदों में सिंधु नदी का उल्लेख है, गंगा का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो लिखे ही वहीं गए, सिंधु के किनारे। और हमने उसको याद करना भी बंद कर दिया। तो एक बहुत ही पीड़ादायक एक चैप्टर है, एक पार्ट है भारतीय इतिहास का,
जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद करवाना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल जब ताकत बनेगी उसको रिक्लेम करेंगे, उसको वापस लेंगे। यह भाव मन में रहना बहुत जरूरी है। एक बात यहाँ पर राजीव जी, आपने जिस तरह से ये बच्चे जो हैं इनसे पूछा कि कितना ये जानते हैं, कृष्णन जी ने इतनी बढ़िया 4 खंडों में ये पुस्तक लिखी है, ये डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली। और क्योंकि आपने इजराइल की बात की है, तो यहाँ कितने लोग हैं जो इजराइल के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जैसे कि वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, प्राउड फील करते हैं। मैं कई भारतीयों को देखती हूँ, वो इजराइल का समर्थन करते हैं क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चीज और है, जो काम कृष्णानंद जी ने किया है, इस तरह का काम इजराइल में इजराइल की सरकार ने किया है। वहां जो होलोकॉस्ट हुआ, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जो लोग मारे गए थे, उनके एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड वहां पर मौजूद है कि कौन कैसे मारा गया, किस समय मारा गया, किस तरह से मारा गया, उसके कपड़े कौन से हैं। आज अगर उनकी पीढ़ी के दूसरी या तीसरी पीढ़ी के लोग जाकर उस रिकॉर्ड को देखना चाहे तो वो आराम से जाकर देख सकते हैं कि हमारे परिवार के इस सदस्य का नाम क्या था, वो किस कैंप में रखा गया था, उसकी हालत क्या थी, उसे किस तरह से मारा गया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसे जला दिया या गाड़ दिया। लेकिन भारत के साथ जो विभाजन के बाद हुआ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। और इसके लिए जब हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शुरू किया है विभाजन की विभीषिका स्मारिका, 14 तारीख को जो विभाजन की विभीषिका दिवस घोषित किया गया है, ये आप ही लोगों के लिए किया गया है, ताकि कम से कम जो पहले हो चुका है, जो अभी राजीव जी बात कर रहे थे ना कि याद रखा जाए, ये काम अगर पहले से करता तो आज हर पीढ़ी को ये याद होता कि उनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, वो अटैचमेंट होता, उस संस्कृति से वो जुड़ाव होता। देर से ही सही, लेकिन ये काम शुरू हुआ है और इस काम के लिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कृष्णानंद जी जैसे लोगों को, और हमारे साथ कुलदीप सर जैसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास को अपने कलम से उकेरा है। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए सहेजे हैं जो शायद पहले सरकारों को कर लेना चाहिए था। और इसी से मैं अगला सवाल कृष्णानंद जी से ये जानना चाहूंगी, क्यों ऐसा हुआ कि ये काम जो करना पड़ा 4 खंडों में आपको अकेले, बिना किसी सरकारी सहयोग के, जबकि काम ये देश के हित का है, आपको स्वयं करना पड़ा। इतने साल हो गए, इतनी सरकारें आई, कभी किसी ने उन विभाजन के बाद जो लोग जिनकी पीड़ा थी उनको समझने की, उन्हें सहेजने की या उनको डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये आपको ही क्यों करना पड़ा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक जिज्ञासा है, उसके बाद सर देखिए, रावलपिंडी में एक संघ के कार्यकर्ता थे, वो बाद में भी 2-3 महीने वहां मुसलमान बनकर रहे। केवल रावलपिंडी की बात में अनेकों स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक बाद में भी रहे मुसलमान बनकर। और वहां जो हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था, तो उनकी खोज करके और हिंदू मिलिट्री को साथ ले जाकर उनको निकालते थे। तो मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं, केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, डॉक्टर हरवंश लाल ओबराय जी का, रावलपिंडी के। डॉक्टर हरवंश लाल ओबराय को निकाल कर लाते थे सेना की सहायता से, और उसके बाद वो उस लड़की से उसकी सारी आप बीती पूछ लेते थे और लिख लेते थे। बाद में दिल्ली आए और उसको उसका संग्रह करके उन्होंने पुस्तक रूप दिया और एक प्रेस में छपने के लिए दी। अब वो कहीं पता लग गया, पुलिस ने छापा मारा और वो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट ही उन्होंने पुलिस ने जब्त कर दी। ये बात 1947 दिसंबर या जनवरी 1948 की है।
यानी उस समय की जो सरकार थी, जो नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि ये सब चीजें जो हैं लोगों के सामने आए डॉक्यूमेंट रूप में, क्योंकि ये सब सामने आता है तो उससे उस समय के नेताओं की नाकामी, उनकी मूर्खता, उनके अपराध सामने आते हैं। अब जब ये मैंने एक उदाहरण था उसी समय कहा, जब ये स्थिति है तो बाद के जो लेखक कैसे हिम्मत करेंगे लिखने की। ये जो दो पुस्तकें हैं, इन्होंने 3 पुस्तकों का नाम दिया, उनमें से 2 पुस्तकें जो हैं, एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा लिखवाई हुई और एक ये जस्टिस डी खोसला, जस्टिस डी खोसला की ये 2 पुस्तकें, ये भी दोनों प्रामाणिक पुस्तकें हैं, तथ्य सारे ठीक हैं, लेकिन इनमें भी केवल एकांगी दृष्टिकोण रखा गया। एकांगी क्यों रखा गया? कि जैसा मैंने कहा कि सरकार तो चाहती ही नहीं थी ये सब सामने आए, और कोई भी और भी किसी ने किया होगा तो सब जब्त कर लिया होगा। लेकिन हुआ ये कि जब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था उसका रिएक्शन जब इधर हुआ और इधर से मुसलमानों को मार मार कर जब भगाया जाने लगा, तो पाकिस्तान में प्रचार करने में काफी कुशल थे। तो प्रचार किया ऐसा कि पूर्वी पंजाब से मुसलमानों को मारकर भगाया जा रहा है। अब पूर्वी पंजाब से मारकर भगाया जा रहा है, ये एक समस्या आ गई। तो हमारी सरकार, ये तो सेकुलर सरकार थी, उसको लगा रही है तो ठीक नहीं है। तो और इसलिए जितनी रियासतें थी उन रियासतों को गृह मंत्रालय के द्वारा पत्र गया कि आप अपने यहाँ ये सारी मारकाट बंद कराओ, ये नहीं होना चाहिए। सरकार के द्वारा पत्र गए हैं, ये एक चीज हुई। और इसके साथ ये हुआ कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंटेशन था नहीं, लेकिन सरकार को ये बात भी ध्यान में आई कि वो तो प्रचार करते जा रहे हैं, वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, यानी इधर पूरी पंजाब में ये हो रहा है, और वहां जो वास्तव में हो रहा है उसका कोई है ही नहीं। तो तब उनको लगा कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ इस विषय में डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए और तथ्य रखने चाहिए। ये जो मीटिंग्स होती थी, उन मीटिंग्स में ये कहते थे जी वो हो रहा है, वो कहते हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे यहाँ पंजाब में हो रहा है, मुसलमानों को मार के भगाया जा रहा है। अब इनके पास कोई प्रमाण ही नहीं थे क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही लिखित में। तो ये जब बात आई तब इनको लगा कि नहीं 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 ये भी होना चाहिए। तो उस समय फिर भारत सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई गई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फिर जगह जगह कैंप्स बहुत लगे हुए थे, उन कैंपों में जाकर वो लोगों से जो थी आप बीती कुछ बनाई। तो वो तो हजारों लोगों की है, उस समय की क्योंकि सरकारी काम था, वो काम हो गया। अब वो जो भी लोग लिखा फिर वो सब डी खोसला को दी गई। डी खोसला पहले पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस थे, तो उनको दी गई, उन्होंने सब उसको एडिट करके वो फिर उसकी पुस्तक निकाली, और उस पुस्तक का नाम है स्टर्न रेकनिंग। तो वो स्टर्न रेकनिंग पुस्तक फैक्चुअल है, लेकिन क्योंकि वो सरकार के द्वारा सारे फैक्ट इकट्ठे कराए गए, तो सरकार की नीति थी, इसलिए उसमें बहुत सारी बातें छिपाई गई हैं। जो लिखा गया है वो फैक्ट सेंस है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें छिपाई गई हैं। ऐसे ही अब ये जो थी ये चालू हुआ कि उन्होंने कहा जी ये इधर पंजाब, पूर्वी पंजाब में सिख जो है मुसलमानों को मार रहे हैं, ये हुआ। अब सिख मार रहे हैं तो अब इसका क्या किया जाए? तो अब उस सिखों पर तो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिर इस बात को सामने रखकर और पुस्तक एक लिखाई, फैक्ट्स इकट्ठे किए, दोनों कैंपों से इकट्ठे किए जो लोग थे, और वो तो वो फिर ये मुस्लिम लीग अटैक ऑन हिंदूज एंड सिख्स इन 1947,
ये पुस्तक लिखी। ये उस समय जो थे खालसा कॉलेज अमृतसर उसके प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने उसको सारे कोड करके उसकी पुस्तक लिखी। वो भी फैक्चुअल है, फैक्ट उसके अंदर कोई गलत नहीं है, सब बिल्कुल उसी समय के पास ही। लेकिन उसमें भी जो कोशिश क्या थी कि भी सिखों पर जो आ रही है बात उसको बचाना। जो ये दूसरी लिखी गई इसमें भी ये थी कि केवल उनके तर्कों को केवल बचाना। वास्तविक सारी बात जो है, सारे एस्पेक्ट सामने लाकर हम उस समय का इतिहास प्रस्तुत करें, यह भारत सरकार की दृष्टि रही ही नहीं। तो पूरे तथ्य सामने नहीं आने चाहिए, मुसलमानों ने अत्याचार किए ये सामने नहीं आने चाहिए। जो ये है पुस्तक दूसरी धनंजय सिंह तालुक जी की। अब इसमें भी जो ये था स्वर्ण मंदिर, मुसलमानों की पूरी योजना थी और बहुत पहले से थी कि जैसे भी हो ये स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करें, अमृतसर पर कब्जा करें। अमृतसर एक स्ट्रेटेजिक सिटी था, जो था तो हिंदू बहुसंख्या वाला, लेकिन जो आसपास का क्षेत्र था वो मुस्लिम बहुल था, गांव सारे। तो उस पर वो बहुत पहले से ही उनकी नजर थी। वो बड़े दूरदर्शी थे, मैं कहूँगा प्लानर्स थे मुस्लिम लीग के, और इसलिए उन्होंने अमृतसर पर कई साल पहले से ही ध्यान दिया था, योजना बना ली थी। जो मुस्लिम लीग का जो था ये सशस्त्र संगठन, उसके अकेले अमृतसर में ही 9000 सदस्य थे, ट्रेंड सदस्य 9000 अकेले अमृतसर में। और ये था कि जैसे भी होगा ये दरबार साहब पर कब्जा करो, दरबार साहब को नष्ट कर दो, तो इससे सारे पंजाब के हिंदुओं का मोरल डाउन हो जाएगा। अरे अमृतसर में ऐसा हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो मोरल डाउन होने से पूरे पंजाब पर हम कब्जा कर सकेंगे। ये बहुत पहले से उनकी योजना थी। तो ये, लेकिन ये सब चीज को उसके अंदर स्पष्ट नहीं किया गया, जबकि वो श्री गुरुदास बंदक घंटी के द्वारा ही प्रकाशित की गई है। घटनाएं दी हैं वो सब ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छिपाई गई है। एक और बात कि जो विभाजन में क्या हुआ, अब आप यहाँ हम हिसार में बैठे हैं, हिसार में कैसे बैठे हैं? 15 अगस्त के कारण नहीं बैठे। अगर आप सोच रहे हो कि 15 अगस्त को जो हुआ उस हिसाब से ये हिसार हिंदुस्तान में आ गया, इसलिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि उस समय के लोगों ने कुछ काम किया था, हिसार के लोगों ने, हिसार जिले के लोगों ने। अब कैसे, ये मैं बात आपको सितंबर अक्टूबर की बताऊं। 15 अगस्त के भी 1.5 महीने 2 महीने बाद हिसार जिले का एसपी था। अब गड़बड़े तो बहुत हो रही थी, यहाँ भी हर जगह पर मुस्लिम पॉकेट्स जो थी उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी, हर जगह पर की हुई थी। सारे पंजाब में, मतलब सारे हरियाणा में की हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी, राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, सब जगह। और ये था कि इन सभी स्थानों पर एक साथ करके और यहाँ हिंदुओं को मारकर करने की। पाकिस्तान तो आसानी से मिल गया, वो हमने सुना होगा ना, हंस के दिया है पाकिस्तान, लड़के देंगे हिंदुस्तान, तो वो तो हंस के मिल गया, फिर थाली में मिल गया। लेकिन अब बाकी हमने लड़के देना है, तो यहाँ भी झांसी बहुत बड़ा केंद्र था, हिसार में भी बहुत बड़ा केंद्र था मुसलमानों का। यानी हिसार में भी जो लोग थे वो हिंदू जुलूस मुस्लिम इलाकों में नहीं जा सकते थे, ये स्थिति थी, पहले से थी। और जब ये पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद और स्थिति खराब हो गई। तो जो एसपी था वो जो आया यहाँ के संघ कार्यालय में, तो जो संघ के जो जिला प्रचारक थे उस समय अनु जी उनका नाम था। उनको कहा कि जी अनु जी कुछ करो। हम क्या करें भाई, उनका नहीं, हम मुसलमान बहुत गड़बड़ करने वाले हैं, आप कुछ करोगे तभी होगा। अब ये एसपी कह रहा है संघ के जिला प्रचारक,
उनका भी हम कैसे कर सकते हैं कुछ, हमारे पास तो कुछ नहीं। आप पुलिस हो, आप करो, आप सारे शस्त्र तो आपके पास हैं। वो कहने लगा भाई शस्त्र तो हमारे पास हैं, लेकिन हमारी से देख हमें एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है, तो सरकार हिसाब मांगेगी तो हम कैसे देंगे, क्योंकि सरकार की नीति तो है नहीं है, इसलिए आप करो कुछ। तो उनका देखो भाई आप करो, अब हमसे सहायता करो, हम सहायता कर देंगे। तो एसपी ने कहा अच्छा आप ऐसा करो, आप हमें कहीं से गोलियां ला दो, राइफल तो हमारे पास है, गोलियां आप ला दो, तो उनका हमें हिसाब नहीं देना पड़ेगा, फिर हम काम कर देंगे। तो उनको पुलिस को, यहाँ की पुलिस को गोलियां लाकर दी गई। कहां से लाई ये नहीं मैं कह सकता, मुझे पता लगा, लेकिन उन दिनों मिल जाती थी। ये जो स्टेट्स थी ना, बीकानेर स्टेट, अलवर स्टेट, इन स्टेट से मिल जाती थी, वो लाकर उनको दी। अब पुलिस ने मोर्चा संभाला, बाकी सब लोग जो थे संघीकार थे वो पुलिस के सहायक हो गए। तो ये जितने भी ऐसी मुस्लिम पॉकेट्स थी उनमें उनको घेरा गया जगह जगह पर, और उसमें हमला किया गया। और बाकी तो लोग लाठी वाठी लेके चलते थे, लेकिन पुलिस के पास तो राइफल थी। तो जब लोग गए, जरा सा झगड़ा हुआ तो पुलिस को तो झगड़े का बहाना चाहिए था, झगड़ा हुआ तो पुलिस आ गई। वैसे पुलिस नहीं आ सकती थी, अब आ गई तो वो राइफल लेकर आती थी और गोली काम चल। तो इस प्रकार से यहाँ की सारी मुस्लिम पॉकेट्स समाप्त की गई हैं, झांसी से लेकर और यहाँ तक हिसार तक जो नहर है, नहर के किनारे किनारे सारे मुस्लिम गांव थे, सारे मुस्लिम गांव थे। इन सारे मुस्लिम गांवों के मुसलमानों को समाप्त किया गया है, और वो पुलिस के द्वारा समाप्त किया गया। पुलिस की गोलियों से वो समाप्त हुए हैं। लोग क्या करते थे, लोग जाते थे गांव में, है ना, हिंदू, और वो उनको जाके कहते थे अरे ऐसा है कि तुम ऐसा करो कि तुम्हें पाकिस्तान भेजने के लिए वहां बस खड़ी है नहर के किनारे, जाओ वहां, क्योंकि दो चार जगह कांड हुए तो बाकी भी सब डर गए ना मुसलमान, तो तुम वहां चले। तो वो बस में चलने के वहां जाते थे तो वहां पुलिस में। इस प्रकार से ये यहां हुआ है। तो ये जो प्रतिकार हुआ है, इस प्रतिकार की बात कहीं भी नहीं है। तो विभाजन में बहुत कुछ हुआ। इसी प्रकार से उधर भी, मैंने इधर की बात बताई, उधर भी लोग ऐसे ही नहीं आ गए, लड़कर आए हैं। बहुत सारे लोग मारे गए, अत्याचार हुए, उधर सब तो नहीं कर सके, लेकिन बहुत से लोग लड़े हैं बाकायदा, और कई कई दिन तक लड़े हैं, कई कई दिन तक लड़े हैं। और आखिर में उनको वहां से हटना पड़ा, इसलिए हटना पड़ा कि मुस्लिम पुलिस नहीं तो मुस्लिम मिलिट्री आ गई मुसलमानों की सहायता करने। अगर मुस्लिम मिलिट्री ये मुसलमानों की सहायता के लिए ना आती तो बहुत सारे स्थानों के हिंदू वहां से आते ही ना, और वो पाकिस्तान इस रूप में ना होता जिस रूप में आ गया। तो ये एक दूसरा उसका है। एक तीसरा जो उन्होंने अग्निहोत्री जी ने जिसकी ओर इंगित किया कि वास्तव में जो नेता है, नेताओं की भूमिका, हमारे सारे जो इतिहास हैं विभाजन का, जितनी पुस्तकें हैं वो सारी की सारी पुस्तकें नेताओं पर आधारित है। नेहरू, गांधी, पटेल, माउंटबेटन, मौलाना आजाद, इनके अर्थ में तो घूमती हैं। जमीन पर क्या हुआ ये किसी पुस्तक में नहीं है। जो लोग मारे गए वो कैसे मारे गए, जो बच के आए वो कैसे बच के आए, ये कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। सैकड़ों लोग बलिदान हुए हैं लड़कर। और राजस्थान की हम 3 वो सुनते हैं क्षत्राणियों के जौहर, पंजाब के अंदर सैकड़ों जौहर हुए हैं। महिलाओं ने सामूहिक चिता जलाकर जौहर किए हैं। ये घटना आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी इसमें मिलेगी।
अन्य किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगी। महिलाएं जो हैं, जब उनकी अस्मिता पर संकट आ गया, कुएं में कूद गई, कुएं भर गए, कुएं में कूदी हैं। ये आसान नहीं है कूदना। ये पक्ष प्राय नहीं है पुस्तकों में। ये मिलता है कि दोनों तरफ मारकाट मची हुई थी, दोनों तरफ हिंसा हो रही थी, दोनों तरफ ये था। तो ये जो सेकुलरिज्म की बातें जो हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली बातें, जिनके कारण पाकिस्तान बना, वो बातें हमारे बाद के लेखकों ने भी और फिल्मी उन्होंने भी उन्हीं को लेकर किया। तो नेताओं की जो बात कि नेता की बात यह है कि वास्तव में नेता कौन थे? कांग्रेस। सीधी सी बात है। और कांग्रेस का उद्देश्य कभी भी भारत की स्वतंत्रता नहीं रहा। कोई डॉक्यूमेंट देख लीजिए, कोई है क्या डॉक्यूमेंट? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसमें कांग्रेस का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता कहा गया हो, देखा गया है ही नहीं। वो केवल स्वराज्य, स्वराज्य का मतलब सत्ता प्राप्ति, सत्ता प्राप्ति लक्ष्य था उनका। और ये विभाजन के करवाकर हमें सत्ता प्राप्त हो सकती है, ये उनको मौका मिल गया, इसलिए उन्होंने उस विभाजन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सत्ता प्राप्ति उद्देश्य तो उनका उद्देश्य पूरा हो रहा था। और अगर ये उस समय ना करते तो जैसा इन्होंने बताया कि नेहरू जी ने कहा कि हम तो 10-20 साल और हमें रहना पड़ता है, खत्म हो जाते हैं वगैरह, तो ये सत्ता प्राप्त, सत्ता आ रही है तो इसलिए स्वीकार कर लो विभाजन। तो भारत माता ये हमारी मातृभूमि है, इसका विभाजन, इसका अंग भंग हम नहीं सहन करेंगे। ये बात उन नेताओं के दिमाग के अंदर थी ही नहीं। आप लोगों ने भी, बहुतों ने गांधी जी के बहुत भाषण सुने होंगे, पढ़े होंगे। गांधी जी के किसी भाषण में, किसी लेख में भारत माता की जय आया है क्या? किसी से आपकी बातचीत हुई हो, पुराने किसी व्यक्ति से, और उसने बताया कि हाँ गांधी जी ने भारत माता की जय का नारा लगाया? कहीं नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता की जय का नारा लगाया? कहीं नहीं है ही नहीं। क्योंकि भारत माता ये हमारी माता है, ये हमारी मातृभूमि है। ये कांग्रेस की डिक्शनरी में था ही नहीं। वो भारत को एक केवल जमीन का टुकड़ा मानते थे, और जब जमीन का टुकड़ा है तो भैया ठीक है, इसका इतना हिस्सा मिला, इतना हिस्सा मिला, जो मिलता है वो दे दो। तो भारत विभाजन इसलिए हुआ कि कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार भारत एक जमीन का टुकड़ा था, भारत एक देश, एक राष्ट्र नहीं था, ये मातृभूमि नहीं थी, ये पुण्य भूमि नहीं थी, ये पितृभूमि नहीं थी। एक टुकड़ा था, चलो एक टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा उनको गया, एक टुकड़ा उसमें ले लिया। एक और बात मैं कहकर अपनी बात सीख, गांधी जी की बात ये बहुत चलाया हुआ है कि गांधी जी अंतिम दम तक भारत विभाजन का विरोध करते रहे। एक्शन क्यों नहीं किया? अनशन की जरूरत ही नहीं थी, अनशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि गांधी जी 1940 में भारत का विभाजन स्वीकार कर चुके थे। क्या आप जानते हैं? 1940 में, जबकि एक्चुअल विभाजन की बातें ये तो 46 में शुरू हुई। एक्चुअल विभाजन की बातें 1940 में शुरू हुई। गांधी जी 1940 में भारत के विभाजन की स्वीकृति दे चुके थे। ये आप इस पुस्तक में देखें तो बहुत सारे भ्रम जो हैं ये निर्माण किए गए हैं, और वो इसलिए निर्माण किए गए हैं कि अगर वो ना निर्माण किए जाते तो शायद कांग्रेस को सत्ता जो मिली वो 1-2 साल में खत्म हुई होती। ये बात तो सही है आपका। मैं सर प्रश्न लूंगी, बस एक प्रश्न ही लेके फिर अंतिम में हम उसमें चलेंगे, तब आप ही का एक प्रश्न ले लेंगे। जिस तरह से, क्योंकि हम इस सत्र के अंत की तरफ आ रहे हैं, कुलदीप सर, हमेशा ये कहा जाता है कोई विभीषिका होती है या कोई एक बड़ा हादसा होता है तो उससे पाठ लिया जाता है। जब विभाजन हुआ और उसमें लाखों लोगों को मारा गया, कत्लेआम हुआ, और किनका ज्यादा हुआ ये अभी पूरी चर्चा में साफ हो चुका है। इसके बाद
क्या लगता है कि उस समय की भारत की सरकार ने इस विभाजन से सबक क्या लिया? क्या तुष्टीकरण की राजनीति बंद हुई? क्या जो हिंदुओं को वहां से भगाकर यहाँ भेजा गया था उनको वो अधिकार दिए गए जो उनको अपेक्षा थी? आखिर पाठ किसने लिया और क्या लिया, और इससे हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, दो बातें हैं। कृष्णनंद जी ने बड़े विस्तार से बड़े सब कहानी बताई है, और नेचुरली पीड़ा तो नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका तो दूसरा प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें पाठ क्या मिला। पाठ की दो दिशाएं होती हैं, या तो कि आगे से ऐसा ना हो, या फिर जो हो चुका उसको अनडन कैसे किया जाए। कई बार हम अखंड भारत की बात करते हैं तो वो जो हो चुका है क्या उसको अनडन किया जा सकता है। यदि अनडन करना हो तो उसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। एक तो पार्ट ये होता है, और दूसरा कहीं आगे से भी विभाजन न हो जाए तो जिन स्थितियों का पहला विभाजन हुआ क्या उसको रोका जा सकता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब समय कम है इसलिए बहुत विस्तार से बात करना तो संभव नहीं है, लेकिन पहला जो है कि क्या इसको आगे से विभाजन ना हो, क्या ऐसा किया जा सकता है। कृष्णनंद जी ने स्वयं ही कहा कि भाई उस वक्त जो नेता थे वो सत्ता के लिए लड़ रहे थे कि जल्दी मिल जाएगा, नहीं नाम ही विभाजन होता है। लेकिन मूल विभाजन का जो शुरू हुआ वो 1905 से शुरू हुआ। 1905 में जिसको हिस्ट्री बड़े बंग भंग कहते हैं, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। प्रैक्टिकली बंगाल का विभाजन नहीं था। जो पश्चिमी बंगाल है उनको एक हो ही गया, पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर पूर्वी बंगाल कहा गया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पूर्वी बंगाल को असम को पूर्वी बंगाल के साथ मिला दिया था। उसका कारण था कि असम और पूर्वी बंगाल मिलकर मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट बनने का, क्योंकि असम में जमीन बहुत खाली थी। बंगाल के बहुत से लोग असम में जा रहे थे, वहां जाकर उनको जमीन दी जा रही थी, सेटल किया जा रहा था। और फिर अंदाजा लगा दिया अंग्रेजों ने कि 25-30 साल में ये पूरे का पूरा हो जाएगा मुस्लिम डोमिनेटेड। लेकिन उस वक्त देखिए बंगाल के लोगों ने बहुत विरोध किया बंगाल, तो 1905 में विरोध किया। फिर 1911 में शायद उसको अनडन करना पड़ा। लेकिन एक बार लोग भूल जाते हैं कि 1905 में मुस्लिम लीग बनी थी। भांग के तुरंत बाद मुस्लिम लीग बनाई गई। हाँ चलो एक साल दो साल आगे पीछे हुआ तो 5 और 11 के बीच मुस्लिम लीग बन गई थी। और उसके बाद भांग खत्म हो गया, असम अलग हो गया। लेकिन जो सिलेट जिला था असम का, उसमें इतने बंगाली मुसलमान आ गए थे कि सिलेट जिला लगभग बहुमत हो ही गया था। उस वक्त यदि हम चैतन्य हो जाते कि ये जो स्ट्रेटजी है इसको अनडन कैसे किया जाए, उस वक्त दो तरीके पाए गए। नेहरू ने तो गांधी जी का तरीका ये था कि मुसलमानों को साथ ले लिया जाए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। खिलाफत आंदोलन से रिजल्ट पॉजिटिव निकलने की बजाय नेगेटिव आ गया। प्रैक्टिकली खिलाफत आंदोलन था ये ऑटोमन एम्पायर जो था ना ये तुर्की का, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था और खलीफा की पोस्ट अरबों के बजाय तुर्कों के हाथ में आ गई थी। देखिए इस्लाम शुरू हुआ अरब में, तो पहले 4 खलीफा अरबों के ही थे, लेकिन अरबों ने हमला कर करके सेंट्रल एशिया को जीत लिया और वहां के तुर्कों को मुसलमान बना लिया। जब तुर्क मुसलमान बन गए तो तुर्क अरब का थोड़ा डाउनफॉल हो गया। तुर्क थोड़े वैसे भी लड़ने भिड़ने वाले थे, उनका ऑटोमन एम्पायर जो बना उसने आधा यूरोप कब्जे में कर लिया और यूरोप को छोड़िए अरब भी कब्जे में कर लिए। जब ऑटोमन फिर खलीफा की पोस्ट जो आई वो तुर्कों के हाथ में आ गई। और जिस वक्त खिलाफत आंदोलन हुआ तो जहाँ के मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, प्रैक्टिकली जब हम हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं, उसको गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया कि मोर्चा लगाओ कि खलीफा पद नहीं खत्म होना चाहिए। गांधी जी की बदकिस्मती क्या रही कि तुर्की वाले खुद ही कहने लगे कि खलीफा खत्म कर दिया जाए। कमाल पाशा था तुर्क जो था, उसने तो खुद ही मोर्चा लगा दिया कि खलीफा को छोड़ो, हमें जरूरत नहीं है। और इधर जो कह रहे हैं मुसलमान, अब जो मुसलमान कह रहे हैं उसकी बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन होती है। ये जो सैयद थे, जो अली ब्रदर जिनका कहा, वो दोनों सैयद भाई थे। देखिए मुसलमानों में एक बात आप ध्यान रखिए, जो सैयद है वो अरब उम्र का व्यक्ति है। हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उनमें 95% हमारे देसी मुसलमान हैं, जिसको मैंने डीएम कहा है वो देसी मुसलमान हैं। और 5% जो मुसलमान वो एटीएम के हैं, ये अरब, टी तुर्क, एम।
तो मुसलमानों का नेतृत्व गांधी जी ने एटीएम के हाथ में दे दिया। तो एटीएम के अली बंधु तो अर्थ में चले गए थे उनको मनाने के लिए कि आप तो खलीफा के हक में बोलो। उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया था, गांधी जी ने छुड़वाया था। उसने कहा भाई तो हम पर कब्जा करके बैठे हैं, आप खलीफा की बात पढ़े हुए हो। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो सैयद के चुंगल में फंस गया और सैयदों ने हिंदुस्तान को डिवाइड करने, अंग्रेजों की योजना थी, सैयदों ने उसको इम्प्लीमेंट करने की शुरू कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी वो सैयद ने बनाई थी। और यदि इसको थोड़ा गहराई से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी क्या इसको अंडन किया जा सकता है, क्या आगे से ना हो। अब आगे से फिर लगता है कि भाई मुसलमानों में ये ऐसे हम करते हैं कि मुसलमान ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो क्या स्थितियां फिर वैसी बनेंगी। लेकिन इस बार एक बात ध्यान में और रखिए, उस वक्त हिंदुस्तान के 2 सूबे थे जो मुस्लिम डोमिनेटेड थे। एक तो पंजाब में लगभग 60% मुसलमान थे या 55% और 45% हिंदू सिख थे। तो मुस्लिम लीग का ये गढ़ पूरे का पूरा पंजाब हिंदुस्तान अपने पाकिस्तान में आए और इसी पर पूरे का पूरा बंगाल आए, क्योंकि शाम को साथ बढ़ाना चाहते थे। लेकिन जहाँ मास्टर तारा सिंह जहाँ अकाली दल के जो थे, मास्टर तारा सिंह ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि भाई यदि बांटना ही है तो 45% जो हिंदू सिखों का है वो इधर दे दिया जाए। और वहाँ डॉक्टर मुफ्ती जी ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के एक ग्रुप ने, जो नेता सुभाष चंद्र बोस का भाई था वो कांग्रेस में था, उसने मोर्चा लगा दिया कि बंगाल को अलग कर दिया जाए। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान के भाई ने कहा ना कि 3 बना दिए जाए, तो उसने कहा कि 3 बना दिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बंगाल, कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, हमारी आइडेंटिटी अलग है। वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हल्ला मचाया कि भाई जितने % हिंदू हैं बंगाल को बांट दिया जाए, हिंदुओं बड़ा बंगाल इधर और पाकिस्तान बड़ा उधर। लेकिन अब इसका आगे से ना हो, इसके लिए 50 स्ट्रेटजियां बन सकती हैं। एक स्ट्रेटजी डॉक्टर मोहन भागवत जी है, आपने शायद सुना होगा, एक बार उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का DNA हमारे DNA से मिलता है। उसका भाव क्या था कि 90% जो देसी मुसलमान हैं, अब हरियाणा के बहुत से लोग मुसलमान बन गए थे, अभी भी कुछ हैं, तो वो एक गुज्जर मुसलमान बढ़ गया, दूसरा गुज्जर नहीं बना, एक जाट मुसलमान बढ़ गया, दूसरा नहीं बना, तो DNA तो एक ही है। हमें एक जो बात असली करने की जरूरत है, ATM वर्सेस DM को सेपरेट करने की जरूरत है। ATM के हाथ से देसी मुसलमान की लीडरशिप छुड़ानी होगी। अब थोड़ा यदि एम्पिरिकल स्टडी करेंगे, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में जितने मुसलमान प्रोफेसर हैं उनका बायोडाटा इकट्ठा आप देख लें, उनमें से 70-80% प्रोफेसर जो हैं वो ATM के हैं, अरब हैं, तुर्क हैं, मुगलों के हैं, और पॉपुलेशन 95% देसी मुसलमानों की है। देसी मुसलमानों के हाथ में होती है। जो MLA MP बनते हैं 1950 से लेकर आज तक की स्टडी कर लें आप, उसमें लगभग 70-80% जो है वो ATM के हैं। इसलिए भाई एक तो इसको आइडेंटिफाई करके देसी मुसलमान को ये बताना पड़ेगा कि आप भाई राजपूत हो, आप जाट हो, आप ब्राह्मण हो, आप खत्री हो, आप SC हो, आप वाल्मीकि हो, आप हरिजन हो, फिर उसकी हमारे साथ आइडेंटिटी पड़ेगी। गांधी जी ने वो एक्सपेरिमेंट बड़ा गलत किया जो उन्होंने इसको करना किया। दूसरा, इसको अंडर कैसे किया जा सकता है, वो कृष्णानंद जी ने बात करी थी है। पाकिस्तान की देखिए, एक बार थोड़ा हम स्टडी करेंगे, अरब के लोग तुर्कों को छोड़कर बाकी किसी को मुसलमान नहीं मानते। अरबों की दृष्टि में जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, वो इनको मानते नहीं मुसलमान है। और ये जो अरब और तुर्क हैं, पाकिस्तान में अरब तुर्क के लोग कितने हैं, ATM के कितने लोग हैं? पाकिस्तान में ये इशू शुरू हो गया है कि हम बलोच हैं, दूसरा कहते हैं पठान हैं। अब प्रश्न ये है कि बलोच की आइडेंटिटी नंबर 1 पर आती है कि इस्लाम की आइडेंटिटी? मैं बलोच भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, तो अब मैं किस चीज के लड़ रहा हूँ कि बलोच हैं हम? वो कहते हैं भाई साहब पाकिस्तान के सारे मुसलमान ही, आप भी मुसलमान को कहते हैं, मुसलमान को छोड़ो, हम बलोच हैं, हमारे लिए लग चाहिए। और पठान कहते हैं हम पठान हैं, हमारे लिए लग चाहिए। सिंधी भी कहने लगे हैं कि हम सिंधी हैं। ये महाराजा दहार सेन को लेकर जो सिंध में हल्ला पड़ा रहता है, वो इसलिए पड़ा रहता है कि वो हमारे नायक थे। तो इस चीज को हम थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटियों में हम यदि बलोचों का, पठानों का, सिंधियों की स्टडी शुरू करवाएं, इनके लिटरेचर की, इस्लाम से पूर्व के लिटरेचर की, तो धीरे धीरे 10, 15, 20 साल में एक सेंटीमेंट क्रिएट होगा। अम्बेडकर ने लास्ट में लिखा हुआ है, अम्बेडकर थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो है ना, उसमें उसने लिखा हुआ है कि लास्ट में उसकी इच्छा थी कि हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए
कि यदि 10 साल बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिलना चाहेगा तो उसका रास्ता खुला रहेगा। अम्बेडकर को शक था कि 10 साल के बाद पाकिस्तान के लोग खुद ही कहना शुरू कर देंगे कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। बांग्लादेश ने तो कर ही दिया, तो बंगालियों का क्या झगड़ा था, वो तो मुसलमान थे, उन्होंने कहा मैंने हमारी लैंग्वेज की बात है। कई बार आइडेंटिटी में लैंग्वेज और मजहब का टकराव हो जाता है, फिर उसमें जीतता कौन है, लैंग्वेज जीतती कि मजहब जीतता है। अब पाकिस्तान में यही क्लैश शुरू हो रहा है, वो कहता हम पठान है, वो कहता हम बलोच हैं, वो कहता हम फलाना है। पंजाब में भी अब आप देखिए पाकिस्तान की जो कमेटीज आती रहती है ना आजकल, वो क्या नाम उसका यूट्यूब पर इधर उधर आती रहती है, उसमें आप जो ध्यान से देखेंगे वो कहता है कि हम राणा हैं, हम राजपूत हैं। राजपूतों ने तो केस कर दिया, पाकिस्तान में किताब छपी थी कि ये जो राजपूत है ये अरब ओरिजिन के लोग हैं, तो राजपूत वहां केस कर दिया, राजपूत हम मुसलमान राजपूत, उन्होंने केस कर दिया कि हम अरब ओरिजिन के नहीं, हम राजपूत हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस जीते थे। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान में शुरू हो गया है, यदि इसको हम ठीक दिशा में ले जाएं, उसकी दिशा केवल हमारी यूनिवर्सिटियां हैं। मैं बहुत सी यूनिवर्सिटियों के हिस्ट्री डिपार्टमेंट वालों को कहता रहता हूँ कि भाई दुनिया भर की कथा कहानी सुनाते रहते हो, ये पाकिस्तान में जो हो रहा है इस पर भी 1-2 पेपर तैयार करो ताकि स्टूडेंट पढ़े और फिर बात आगे जाए। उस ढंग से हम अनडन भी कर सकते हैं, इट में टेक टाइम, लेकिन अनडन हो सकता है, लेकिन बड़ी बात है। सर आपका सवाल था। मेरा एक जिज्ञासा है कि जो डॉक्यूमेंटेशन किया है सर, इसमें क्या किसी संत का भी उल्लेख है जी? किसी उस दौर के किसी संत का उल्लेख है? संत का हाँ हाँ जी। सर मुझे नाम बता देंगे तो। नहीं, आप इस केवल व्यक्तिगत रूप से अगर सोच रहे हैं तो नहीं, मतलब एक व्यक्ति के रूप में नहीं, हमारे यहाँ के धार्मिक लोगों ने भी उनका भी योगदान रहा है, बिल्कुल बहुत रहा है। अब कई उल्लेख हैं इसके अंदर, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ। मैं स्थान का नाम भूलता हूँ, व्यक्ति का नाम ही भूलता हूँ, वो है इसके अंदर कि एक गांव था, तो गांव के एक और रेल पटरी थी, एक और नहर थी। उस गांव पर कोई हमला नहीं हुआ। तो अब वो लोग रास्ते भी होता था, तो एक बार किसी ने पूछ लिया, कोई मेरा मुसलमान दूसरी तरफ का एक पटरी के पार का या कहीं का कोई मिला कि ऐसा जगह मार कर पूछिए, पर ये यहाँ कोई हमला नहीं हुआ मुसलमानों का हमारे गांव पर। वो बोला, कह रहे तुम्हारे गांव पर 2 बार हमला हो चुका है। वो मुसलमान बोला, 2 बार हमला हो चुका है। पहली बार हमला हुआ था रेल पटरी की तरफ से, रेल पटरी पार करके आके हमला। कहते लेकिन जैसे ही हम लोग रेल पटरी पर पहुंचे, हमें आगे दिखना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। जाएगा तो वापस गए। तो अब क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो नहीं, लेकिन ये तो फिर कुछ देर बाद होता नहीं है, चलो यहाँ कुछ है तो चलो उधर से अब हमला करते हैं, नहर की तरफ से। तो नहर की तरफ से आए हमला करने, तो नहर की पटरी पर है, तो वहां उनको दिखना बंद हो गया। तो है क्या, उस गांव में एक किसी संत की समाधि थी। संत तो पहले हुए थे, लेकिन उनकी समाधि थी, और वहां पर उनका जो है प्रभाव क्षेत्र था, और उस प्रभाव क्षेत्र में जैसे वो लोग प्रवेश करने लगते थे, उनको दिखना बंद हो जाता था। ये और एक अब आपने पर्टिकुलर बात पूछी, वो भी आपको बता देता हूं। मुल्तान जिले में एक स्थान है, नाम मुझे दिमाग से उतर जाते हैं, तो वहां पर एक संत थे।
उन्होंने कुछ लोगों को कहा, तो एक पंडित जी थे, कथा वगैरह करते थे, तो उनको कहा कि देखो भाई, ये आगे बहुत बुरा समय आने वाला है। ये बात कोई शायद फरवरी, मार्च या अप्रैल की, आगे बहुत कठिन समय आने वाला है और इसलिए वो ना आए, उसके लिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हम यज्ञ करें। तो उनका ठीक है, तो एक किसी जमींदार से भी उन्होंने बात कर ली, तो फिर चलो ये जमींदार है, उसको पंडित जी को बताया कि ये सारी व्यवस्था करेगा, नहीं लड़का उनका सारी ये कर देगा और तुम नहीं, ये सब तुम उसके वो बनोगे यजमान। ये बात तय हो गई, जो वो यजमान बनेगा वो सारी व्यवस्था करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो जो पंडित जी थे, कथा करते थे, तो उन दिनों में कथा कर ली थी, तो कथा करते करते एकदम अस्वस्थ हो गए और वो ज़्यादा ही हो गए, तो उनको वहाँ से मुल्तान ले जाना पड़ा। मुल्तान तो बहुत 4-5 महीने वो वहाँ ही पड़े रहे हॉस्पिटल में, तो वो मामला बन गया और उसके बाद वो यज्ञ नहीं हो पाया। और वो यज्ञ के बाद यज्ञ तो नहीं हो पाया, लेकिन जो उसके बाद की घटना ये है कि वो जो संत थे उनको उनके आश्रम में ही छुरा मारकर समाप्त कर दिया। ये ऐसी कई घटनाएं हैं और बाकी अगर आप पुस्तक ले लीजिए तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। फिलहाल क्योंकि अगले सत्र का समय हो रहा है, तो इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। हमारे सभी जी किसी बात जो है तृप्ति जी ने डॉक्टर साहब से एक प्रश्न पूछा कि कैन इट बी अनडन। डॉक्टर साहब ने उसका एक एक्शन पार्ट बताया कि और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो फॉल्ट लाइंस है वो भारत की फॉल्ट लाइन से ज्यादा गहरी है, ज्यादा बड़ी है। बलूचिस्तान को जिस दिन चाहे उस दिन अलग हो सकता है। मतलब वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के भारत में एक स्थायी विदेश नीति नहीं थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एक शांत समृद्ध पाकिस्तान जो है वो भारत के पक्ष में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जो एनडीए में लोग बैठे हैं उनका ऐसा मानना है कि नो पाकिस्तान इज इन फेवर ऑफ इंडिया, मतलब पाकिस्तान नक्शे पर होने नहीं चाहिए, उनका ऐसा मानना है। परंतु मैं 2-3 आपको एक जो बातें हुई है, जो अनडन हुई है, जो ऐतिहासिक जो गलतियां थी, दोनों जर्मनी बटे, दोनों जर्मनी वापस मिले। आर्टिफिशियली एक यूएसएसआर करके कंट्री बना, वो डिसइंटीग्रेट हुआ। कम्युनिज्म बहुत तेजी से उठा, लगभग समाप्ति की ओर है। नस्लवाद खत्म हो गया। 550 साल में राम मंदिर बन गया, 75 साल में 370 खत्म हो गई। भारत ऐसा देश है जिसने समुद्र से जमीन क्लेम करके, रिक्लेमेशन करके, रिक्लेम करके पूरा वहां पे शहर बसा दिया। आप मुंबई में जाएंगे तो मुंबई का एक हिस्सा रिक्लेमेशन भी है। आपको अपनी लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी, आप लाइन डिसाइड कर लेंगे तो ये अनडन हो सकता है। इसमें कहीं किसी प्रकार की समय लग सकता है। 30 साल 35 साल राम जन्मभूमि का जब आंदोलन शुरू हुआ था 1984-85 में, तो किसी को नहीं पता लगता था उस समय 370 समाप्त हो जाएगी, ये विश्वास नहीं था किसी को। तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बोला, यूनिवर्सिटीज में इसको ओन करना पड़ेगा। उसके अलावा मीडिया और जुडिशरी, अगर इन 3 स्थानों पर ये आपने सिद्धांत और ये थ्योरीज प्रतिपादित कर दी, डाल दी, समझा दी कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होना उसका भविष्य है, उसके बिना उसका मतलब उसका कोई भविष्य है ही नहीं। और ये जो विभाजन है, ये विभाजन जो है ये अप्राकृतिक विभाजन है, ये अननेचुरल है और हिस्ट्री में कुछ भी सेटल्ड फैक्ट नहीं होता। इसलिए इन सब
आपको सिर्फ अपनी एक अपनी पॉलिसी बनानी है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का उसका रास्ता निकालना है, रास्ता बनाना है। वो रास्ता लगेगा, बनेगा, चलना शुरू करेंगे तो कुछ काम 30-35 साल में हो गए, कुछ 400 साल में हो गए, कुछ 550 साल में होगा, ये भी ये तय है। मैं इसमें एक एडिशन करती हूँ। देखिए, एक है हिंदू चरित्र और एक है मुस्लिम चरित्र। कि हिंदू चरित्र और मुस्लिम चरित्र को समझना आवश्यक है। मुस्लिम चरित्र क्या है? मुस्लिम चरित्र ये है कि आप अगर उसके सामने हाथ जोड़ोगे तो आपको थप्पड़ मारेगा। पहले गाली गलौज करेगा, फिर थप्पड़ मारेगा। और अगर आप फिर भी कुछ नहीं करते तो और आगे बढ़कर और क्या क्या करते। ये मुस्लिम चरित्र है। सर थोड़ा समय हाँ, मुस्लिम चरित्र। हमारी समस्या ये है, हम उसके चरित्र को नहीं देखते, उसकी मानसिकता को नहीं देखते, हम उसके अंदर में अपनी ही मानसिकता को देखते हैं, अपने मन में। तो हम स्वयं शक्तिशाली बने। हमारा जो व्यवहार है वो जिस दिन आक्रामक हो जाएगा, उस दिन मुस्लिम ये पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन और जब तक हमारा व्यवहार जो है वो शांति का, हिंदू मुस्लिम एकता का रहेगा, तब तक पाकिस्तान बना रहेगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का, राजीव जी, कृष्णन जी, सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। अब हम अगले सत्र के लिए आगे बढ़ेंगे।